हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। सो भाइयों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग के बारे में। ये वीडियो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो कि इस साल सीयूईटी पीजी एमकॉम देने जा रहे हैं। उनके सिलेबस में एक सब्जेक्ट है, एक यूनिट है डेवलपमेंट बैंकिंग, और उससे उसमें कहीं ना कहीं ये चीजें आप उससे रिलेट कर सकते हो, और एक और चैप्टर है करेंसी एंड बैंकिंग, उससे भी आप रिलेट कर सकते हो। तो इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड फैक्ट जानने को मिलेंगे, साथ ही साथ बैंक्स के बारे में तुम्हें यहाँ पे जानने को मिल रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के अपने आज के सेशन को। तो जो भी बच्चे पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पे, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करो यार, और दोस्तों तक पहुंचाओ इस वीडियो को, सो दैट उनकी भी प्रिपरेशन आसान हो पाए, सीयूईटी पीजी की जर्नी आसान हो पाए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा सीयूईटी पीजी के कंप्लीट बैच के बारे में। जो भी बच्चे इस बैच में इनरोल होना चाहते हैं वो जल्दी से जाके इनरोल कर लो, क्योंकि जितना डिले करोगे तुम्हें ही दिक्कत आएगी सिलेबस को कवर अप करने में। बेहतरीन बैच है, अफोर्डेबल प्राइस पे लॉन्च किया गया है। ये सारे फीचर्स तुम्हें इस बैच के अंदर देखने को मिलेंगे, और ऑफर प्राइस पे ये कोर्स अभी अवेलेबल है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐप का डाल रखा है, वहां से जाके तुम एग्जाम टाइम ऐप डाउनलोड कर लेना, और कोर्स सेक्शन में तुम्हें ये कोर्स देखने को मिल जाएगा। और अगर तुम्हें इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो दिए गए नंबर पे तुम कॉल कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हो। एक इंपॉर्टेंट जानकारी और, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसे तुम ज्वाइन कर सकते हो फॉर वेरियस क्लास नोटिफिकेशन, एग्जाम अपडेट्स, डीपीपीज एंड पोल्स एंड क्विजेस। साथ ही साथ वहां पे मैं लिंक भी शेयर करता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप का, जो कि मैंने बना रखा है फॉर द यूट्यूब एम कॉमेंटर। जो यूट्यूब से प्रिपेयर कर रहे हैं, सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए मैंने एक ग्रुप बना दिया है। वो चाहे तो उसे ज्वाइन करके अपनी प्रिपरेशन को आसान बना सकते हैं। एग्जाम टाइम ऐप पे तुम्हें डीपीपी देखने को मिल जाएगा, वहां से तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के अपने आज के सेशन को। आज का सेशन हमारा बात करता है हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग के बारे में। तुम इस इमेज से समझ पा रहे होगे, बैंक ऑफ हिंदुस्तान के बारे में देखेंगे, इंपीरियल के बारे में समझेंगे, एसबीआई के बारे में देखेंगे। ये इमेज काफी अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा है एक टाइमलाइन को। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम लोग चार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे चार्ट तुम्हें विजिबल होगा, जस्ट एक मिनट। ये चार्ट तुम देख पा रहे होगे यहाँ पे, कैसे यहाँ पे बताया गया है बैंकिंग के हिस्ट्री के बारे में, कि यहाँ पे एक प्री इंडिपेंडेंस फेज है और एक पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज है। प्री इंडिपेंडेंस फेज बिफोर 1947 हम कह सकते हैं, जो कि स्टार्ट हुआ था बैंक ऑफ हिंदुस्तान के एस्टेब्लिशमेंट से। बात करेंगे इस पर डिटेल में, चर्चा करेंगे। साथ ही साथ पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड की बात करें तो ये बिटवीन द ईयर कह सकते हो 1947 से लेके 1991, और कंटिन्यूस चलता जो आ रहा है। इसमें नेशनलाइजेशन की बात हुई थी, पोस्ट नेशनलाइजेशन और लिबरलाइजेशन जो कि 1991 में हुआ था, उस पर चर्चा हुई थी। तो एक बार तुम देख लो इसे, कब बिफोर 1947 रहा था, क्लियर है। और नेक्स्ट देखोगे यहाँ पे 1947 से लेके 1949 तक हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड रहा था। स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री से। तो भारत का जो इतिहास है बैंकिंग को लेकर, वो काफी ज्यादा ब्रॉड है, मतलब काफी स्ट्रगल से डेवलप हुआ था बैंकिंग। यहाँ पे कॉलोनियल रूल रहा था, बहुत ज्यादा यहाँ पे दिक्कतें आई थी, और कहीं ना कहीं अच्छी बातें भी उस टाइम पे हुई थी। तो इसको टोटल 3 फेजेस में बांटा गया, प्री इंडिपेंडेंस फेज, नेशनलाइजेशन फेज और लिबरलाइजेशन फेज। बेसिकली पोस्ट जो इंडिपेंडेंस है उसी के अंदर हमारा नेशनलाइजेशन फेज हमें देखने को मिला था, और लिबरलाइजेशन फेज देखने को मिला था। तो अगर हम लोग बात करें प्री इंडिपेंडेंस, आजादी से पहले की फेज की, तो ये स्टार्ट होता है 18 सेंचुरी के मिड में जाकर। तो पहला बैंक था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जिसको कि स्टैब्लिश किया गया था इन द ईयर 1770, जो कि भारत का पहला बैंक था, और जिसे कि लिक्विडेट कर दिया गया था इन द ईयर 1832। और भी कुछ बैंक्स थे, जैसे बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बंगाल। ये सारे क्या थे, इनको हम लोग बोलते थे इंपीरियल्स बैंक, सॉरी इंपीरियल बैंक थे। एक और हमारे कौन, 1921 में इन सबको मर्ज कर दिया गया था। तो जैसे कि तुम यहाँ पे इस चार्ट में देख पा रहे होगे, 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान को स्टैब्लिश किया गया था, जो कि भारत का पहला बैंक था। ठीक है, फॉर्मल बैंकिंग को इसी ने इजाद दिया था, यहीं से स्टार्ट हुई थी हमारी कंट्री में बैंकिंग सिस्टम। इसको सेटअप किया गया था कैलकाटा में, अभी हम कोलकाता बोलते हैं, पहले कैलकाटा के नाम से जाना जाता था। लेकिन 1832 में देखा गया कि इसके ऑपरेशन को खत्म कर दिया गया, लिक्विडेट कर दिया गया, सीज हो गया। उसके बाद बैंक ऑफ बंगाल को स्टैब्लिश किया गया था इन द ईयर 1806 में। ये 3 प्रेसिडेंसी बैंक उस टाइम पे हुआ करते थे, 3 प्रेसिडेंसीज बैंक्स थे, उनमें से एक था हमारा बैंक ऑफ बंगाल। पूछा जा सकता है कौन कौन से 3 प्रेसिडेंसीज बैंक्स थे, तो बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। इन तीनों को मर्ज करके बनाया गया था इंपीरियल बैंक आगे जाकर। ठीक है, तो फिलहाल समझते हैं पहला बैंक हमारा कौन सा है, बैंक ऑफ बंगाल। बैंक ऑफ बंगाल है हमारा यहाँ पे।
अगर तुम यहाँ पे देख पा रहे होगे, बैंक ऑफ बंगाल की बात की जा रही है, तो ये पहला जो हमारे जो तीन प्रेसिडेंसी बैंक थे उसमें से सबसे फर्स्ट बैंक था ये हमारा। इसको स्टैब्लिश किया गया था इन द ईयर 1806। इनिशियली इसको कलकत्ता में सेटअप किया गया था, बाद में इसे इसको कलकत्ता बैंक इनिशियली नाम दिया गया था, बाद में जाके इसे रीनेम कर दिया गया बैंक ऑफ बंगाल, ठीक है। और अभी एसबीआई का ये पार्ट है, तुम जानते होगे। दिस बैंक अलॉन्ग विद द अदर प्रेसिडेंसी बैंक प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द डेवलपिंग बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया। जाहिर सी बात है, ये फाउंडिंग बैंक्स में थे, प्रेसिडेंसी बैंक्स में से एक बैंक था, तो कहीं ना कहीं समझ लो बैंकिंग सेक्टर को डेवलप करने में इसका कितना खास रोल रहा होगा। क्योंकि जो मेजर्स बैंक्स थे, ये बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, इन्हीं ने यही मेजर रोल्स पूरे बैंकिंग सेक्टर में, इन्हीं तीनों बैंक का रोल रहा है। उसके बाद 1840 में आता है बैंक ऑफ बॉम्बे, जो कि सेकंड प्रेसिडेंसी बैंक था, जिसको कि स्टैब्लिश किया गया था मुंबई में। बॉम्बे उस टाइम बोला जाता था, अभी तो मुंबई बोला जाता है। इसने वेरियस कमर्शियल सेक्टर्स को क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करी थी, इंडस्ट्रियल सेक्टर को इसने सपोर्ट करा था, सो दैट ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो हो वो अच्छे रेट पे हो रहा हो। क्योंकि उस टाइम कहीं ना कहीं हमारे कंट्री को, हमारी इकोनॉमी को डेवलप करने की नीड थी, हमारे इकोनॉमी में बैंकिंग सेक्टर को लाने की नीड थी। तो जो बैंक ऑफ बॉम्बे था उसने भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। उसके बाद आया 1843 में थर्ड प्रेसिडेंसी बैंक हमारा, कौन सा? बैंक ऑफ मद्रास। उस टाइम मद्रास बोला जाता था, अभी चेन्नई बोला जाता है। इट वॉज क्रूशियल इन प्रमोटिंग ट्रेड एंड मैनेजिंग गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन इन द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तुम्हें पता ही है, साउथ का पार्ट है हमारा, ये चेन्नई साउथ में आता है। तो उस टाइम पे जो हमारी जो सरकार थी, उसके ट्रांजैक्शंस को कैसे मैनेज करना है, ट्रेड को कैसे बढ़ावा देना है, ये सारा बैंक ऑफ मद्रास का ही रोल था। 1843 में इसको लाया गया था। उसके बाद क्या देखा गया कि 1921 में डायरेक्ट यहाँ पे जंप हुआ 1921 में, 1843 के बाद डायरेक्ट 1921 में यहाँ पे हम लोग जंप करेंगे। उस टाइम पे इन तीनों बैंक्स को क्या कर दिया गया? मर्ज कर दिया गया। मर्जर ऑफ द प्रेसिडेंसी बैंक्स इनटू द इंपीरियल बैंक्स। नाम अब क्या दे दिया गया कि अब ये बन के एक इंपीरियल बैंक। द थ्री प्रेसिडेंसी बैंक, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास, वेयर मर्ज फ्रॉम द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। मर्ज कर दिया गया इंपीरियल बैंक से। दिस मर्जर क्रिएट लार्ज एंड स्ट्रॉन्ग बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, जिसको कि बाद में एसबीआई के नाम से जाना गया। और ये कब जाना गया? नेशनलाइजेशन के बाद जाना गया था। नेशनलाइजेशन कब हुआ था सर? तो पोस्ट इंडिपेंडेंस में जब पढ़ेंगे तभी नेशनलाइजेशन हुआ था, 1969 1980s में, ठीक है। 1935 की बात करें तो यहां पे स्टैब्लिश किया गया किसको? आरबीआई को। आरबीआई जो कि हमारे भारत का सेंट्रल बैंक है, जो कि रेगुलेट करता है इश्यू ऑफ बैंक नोट्स को। आरबीआई के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ये चीज तुम्हें पता होगी। अब बात करते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा की। तो 1955 में यहां पे क्या देखा गया कि जो हमारी इंपीरियल बैंक थी उसको कर दिया गया नेशनलाइज। और जैसे ही नेशनलाइज किया गया, इसको नाम दे दिया गया एसबीआई। अब एसबीआई को क्या काम दिया गया कि आपकी जो बैंकिंग सर्विसेज होती हैं, जो हम सर्विसेज देखते हैं, अभी तो जितनी सर्विसेज है उतनी जाहिर सी बात है उस टाइम पे नहीं थी। जो भी सर्विसेज थी, एसबीआई का क्या रोल था कि पूरे भारत, पूरे कंट्री में उस टाइम पे ये भी हम लोग पोस्ट में आ चुके हैं, ठीक है, आजादी के बाद आ चुके हैं हम लोग यहाँ पे। पूरे कंट्री में उसे रेगुलेट करना, चाहे वो रूरल एरियाज हो, सेमी अर्बन एरियाज हो, किसी भी एरिया में आप अपने सर्विस को पहुंचाओ, लोगों तक बताओ कि ये फैसिलिटीज हम प्रोवाइड करते हैं, ये सर्विस एक्चुअल में बैंकिंग इंडस्ट्रीज देती है हमें, तो आप आओ इस्तेमाल करो इसे। तो ये कब हुआ देखने को हमें मिला? 1955 में। उसके बाद 1969 में 14 मेजर प्राइवेट बैंक्स को कर दिया गया नेशनलाइज। अब इसके कुछ कंडीशंस थे, जैसे कि वैसे बैंक्स जिनका की डिपॉजिट्स जो है 50 करोड़ से ज्यादा है, उसको कर दो नेशनलाइज। इन अ लैंडमार्क मूव द इंडियन गवर्नमेंट नेशनलाइज 14 मेजर बैंक्स, मेजर प्राइवेट बैंक्स, टू इंश्योर दैट द क्रेडिट वाज अवेलेबल टू द वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। चाहे वो एग्रीकल्चर हो, स्मॉल इंडस्ट्रीज हो, एक्सपोर्ट्स हो, मतलब इन अलग अलग सेक्टर्स में आपको क्रेडिट फैसिलिटीज देखने को मिल जाए। इसीलिए भारत सरकार ने इन 14 प्राइवेट बैंक्स को क्या कर दिया? मर्ज कर दिया गया। ये कंडीशन याद रख लेना कि जो 14 मेजर बैंक्स थे, इसको क्यों मर्ज किया गया कि इनका जो डिपॉजिट, वैसे बैंक जिनका डिपॉजिट 50 करोड़ से ज्यादा हो उनको मर्ज कर दिया गया था। और कब किया गया था? तो जुलाई 1969। फिर 1980 में एक और नेशनलाइजेशन देखने को मिला, जहां पे और 6 प्राइवेट बैंक्स जिनका की डिपॉजिट 200 करोड़ से ज्यादा था, उनको नेशनलाइज कर दिया गया। डेट याद रख लेना, अप्रैल 15 1980। 6 मोर प्राइवेट बैंक्स वेर नेशनलाइज। क्यों? क्योंकि भारत सरकार को अपने बैंकिंग सेक्टर पे क्या करना था? कंट्रोल जमाना था। तो इसीलिए यहाँ पे हमें नेशनलाइजेशन देखने को मिला था। तो ये जो डेट्स हैं जरूर याद रख लेना। और
जो टर्म मैंने तुम्हें बताया, टर्म नहीं वो फैक्ट, तुम डेटा कह लो, कि वैसे बैंकिंग इंडस्ट्री जिनका डिपॉजिट 50 करोड़ से ज्यादा था उसको जुलाई 1969 में मर्ज कर दिया गया था, सॉरी नेशनलाइज कर दिया गया था। और 1980 में वैसे मेजर प्राइवेट बैंक्स जो कि टोटल 6 थे, जिनका की जो डिपॉजिट था वो 200 करोड़ से ज्यादा था, उनको नेशनलाइज कर दिया गया था। याद रहेगा। हम लोग अभी बात कर रहे हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा की। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देख पाओगे 1991 में यहाँ पे लिबरलाइजेशन आया। लिबरलाइजेशन फेज पे हम लोग आ चुके हैं। मैंने बोला था 3 फेजेस उसमें हमें देखने को मिलता है। तो लिबरलाइजेशन फेज यहाँ पे कहीं ना कहीं तुम्हें पता होगा 1919 के जो एलपीजी पॉलिसी थी उसकी भी यहाँ पे बात की गई थी। प्राइवेट सेक्टर में कंपिटिटिवनेस लाने की बात की गई। यहाँ पे वेरियस रिफॉर्म्स किए गए, बैंकिंग रेगुलेशंस को इंप्रूव किया गया, सरकार का जो कंट्रोल है, गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है, स्टेट का जो कंट्रोल है, उसको कम करने की बात की गई, और प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज किया गया कि आओ आप भी एंटर करो और कहीं ना कहीं हमारे इकोनॉमी को बूस्ट करो। 1993 में प्राइवेट सेक्टर्स ने एंटर करना स्टार्ट कर दिया और 2000 में जाके आरटीजीएस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, ये चीज याद रहेगा। इसके आगे और भी फेजेस थे कि कैसे 2017 में ये हुआ था डिमोनेटाइजेशन वगैरह, ये सारी चीजें हैं, तो इसकी चर्चा हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग का जो टॉपिक था वो हम लोग का टॉपिक था हिस्ट्री। हिस्ट्री में बेसिकली हमें बात करना था टाइमलाइन। हमने डिस्कस किया, क्या डिस्कस किया हमने? टाइमलाइन हमने डिस्कस किया है आज। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स याद रख लेना। जो हिस्ट्री है बैंकिंग की, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था। 10 मिनट में मैंने तुम्हें हिस्ट्री समझा दिया, इससे ज्यादा तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, इतना याद कर लो काफी है तुम्हारे लिए। सो एंड करेंगे अपने आज के सेशन को। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है कोर्स में, जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐप का दे रखा है मैंने, वहां से जाके स्टोर सेक्शन में कोर्स अवेलेबल है, जाके ज्वाइन करो और अपनी प्रिपरेशन को आसान बनाओ। कंप्लीट शेड्यूल मिलेगा तुम्हें, कैसे कैसे क्लासेस मिलती हैं, कब टाइम पे, किस टाइम पे मिलती हैं क्लासेस, किस मंथ तक हमारा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, टेस्ट सीरीज कब चलेगी और रिवीजन सीरीज कब चलेगी, वो सारी बातें इस वीडियो के अंदर की गई है, इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर की गई है। तो जाके इसे तुम ज्वाइन कर सकते हो। और एंड करते हैं अपने आज के सेशन को। इस वीडियो को एक यार थम्स अप देना और दोस्तों तक पहुंचाओ इस वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।